नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। पॉलिटी के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4, संविधान का भाग 4, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जिसमें टॉपिक का नाम है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो क्या है इस टॉपिक में, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा कुछ देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो हमें कवर करने होंगे। सबसे पहले चीज़, ये DPSP है क्या। देखो, इसको शॉर्ट में DPSP बोलेंगे हम लोग बार बार। मैं इतना लंबा नाम बार बार नहीं लूँगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो व्हाट आर DPSPs? DPSP क्या है? ये ऐसे तत्व हैं, दीज आर एलिमेंट्स, जिन्हें लागू करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब DPSPs आर द एलिमेंट्स विच आर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स एंड दीज आर द ड्यूटी ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो ऐसे मूल्यों को, ऐसे तत्वों को लागू करेंगे। क्या होंगे उसमें हम आगे देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल जो है 40 कहता है, आर्टिकल 40 कहता है कि राज्य जो है पंचायतों को संगठित करेंगे। दे विल ऑर्गेनाइज पंचायत। यहाँ पे आर्टिकल 40 कहता है कि पंचायत को संगठित किया जाएगा। तो ये स्टेट की ड्यूटी होगी। किसकी ड्यूटी होगी? स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो पंचायतों को क्या करे, ऑर्गेनाइज करे। क्लियर है। ऐसे ही आर्टिकल 41 में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, आर्टिकल 42 में दिए गए हैं, ऐसे करके 51 तक कुछ ना कुछ कार्य दिए गए हैं जो राज्य को करने होंगे अपने स्टेट के अंदर। क्यों ऐसा करने, क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर वो ऐसे जो तत्व हैं उनको लागू करते हैं तो उनसे वेलफेयर प्रमोट होगा। क्या होगा? वेलफेयर, मतलब समझ रहे हैं, राज्य कल्याणकारी बनेगा। क्या बनेगा? राज्य कल्याणकारी बनेगा। देखिए, हमारे संविधान का जो अंतिम लक्ष्य है, जो लास्ट माइल हमारी डेस्टिनी है, वो ये है कि हमें वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य मतलब जिसमें सबको समानता मिलेगी, सुख समृद्धि सब कुछ होगा, अच्छी अच्छी बातें होंगी। ये राज्य की ड्यूटी होगी। तो यही राज्य की ड्यूटी होगी कि वो इन तत्वों को लागू करे जिससे हम वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश कर सके। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये तत्व देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। दीज वैल्यूज़ और दीज एलिमेंट्स प्रमोट द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। मतलब समझ रहे हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मौलिक अधिकार पढ़े थे। मौलिक अधिकारों के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने क्या किया, क्या इंश्योर किया? उसके माध्यम से ये इंश्योर किया गया कि देश के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब राजनैतिक लोकतंत्र स्थापित करना। राजनैतिक लोकतंत्र का मतलब ऐसा लोकतंत्र जिसमें सबको राजनैतिक अधिकार समान रूप से मिले हों। तो वो अधिकारों की बात कर रहा है, तो इसलिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी। लेकिन जहाँ समानता की बात होगी, सबके समान समृद्धि की बात होगी, तो वो सोशल डेमोक्रेसी, यानी कि सोशल डेमोक्रेसी या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होगी। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से मूल्य DPSP से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देगा ये केवल राजनैतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी रहेगा यह केवल सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन सी होगा यह केवल आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। और ऑप्शन डी होगा सी और डी दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी दोनों हो जाएगा। सामाजिक और आर्थिक दोनों लोकतंत्र को ये बढ़ावा देते हैं। क्लियर है। आगे अगला मूल्य है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात दीज एलिमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। अर्थात यदि राज्य इन तत्वों को लागू करने में विफल होते हैं तो न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। अब ये क्या है, मतलब समझते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 40 में ये बोला गया कि राज्य पंचायतों को क्या करेंगे, संगठित करेंगे। क्लियर है। ये राज्य की ड्यूटी है कि पंचायतों को जो आवश्यक अधिकार हैं वो दिए जाएं, आवश्यक जो संसाधन है, रिसोर्सेस है, वो स्टेट उनको प्रोवाइड करे। लेकिन अगर स्टेट फेल होते हैं ऐसा करने में, अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करने में वो फेल होते हैं, तो क्या उनको फुलफ़िल कराने के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जैसे कि कोई नागरिक कोर्ट में अपील करे कि भाई आर्टिकल 40 कहता है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पंचायतों को पुनर्गठित करे या संगठित करे, तो लेकिन वो कर नहीं रही है। तो क्या कोर्ट निर्देश दे सकती है सरकार को? नहीं दे सकती, क्योंकि जो DPSP है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं है स्टेट के लिए। स्टेट के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकार की हम बात करते थे,
मौलिक अधिकार राज्य के लिए बाध्यकारी थी, ऑब्लिगेटरी थी, उन्हें हर हाल में लागू करना था। लेकिन जो डीपीएसपी हैं वो हर हाल में लागू करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो लागू करेंगे, चाहे लागू ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है, वो स्टेट लागू करते ही हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो है स्टेट को जो है वेलफेयर की ओर मोड़ा जा सके। अगर कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट प्रमोट होना चाह रही है, अगर उसमें विकास करना चाह रही है, तो इन मूल्यों को लागू करना होगा। हाँ, ऑब्लिगेटरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे। अब मेहनत करना आपके ऊपर क्या है, ये ऑब्लिगेटरी है, करो चाहे ना करो। लेकिन अगर आप वास्तव में सफलता पाना चाहते हैं तो मेहनत तो करना ही होगा। वैसे ही अगर राज्य कल्याणकारी बनना चाहते हैं तो उन्हें इन बिंदुओं को लागू जरूर करना होगा, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? हाँ, तो दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। अगला है डीपीएसपी की संकल्पना, यानी कि जो इसका कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में, विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। क्लियर हुआ? तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे, याद कर लीजिएगा। पहला ये कि ये मूल्य इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्टेट के लिए, वो स्टेट इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा, स्टेट अगर इम्प्लीमेंट करती है तो इससे सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोशन मिलेगा। और तीसरा है, ये स्टेट के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। हाँ, न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं जाया जा सकता। और चौथी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके जो मूल्य है, यानी कि जो डीपीएसपी की संकल्पना है, कंसेप्ट है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब बात करते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या क्या दिया गया है इसमें, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 36, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद मत कीजिएगा, लेकिन समझ लीजिए। तो इसमें है क्या, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा दी गई है। देखिए, हम बार बार आपको स्टेट वर्ड आप बार बार बोल रहे हैं कि स्टेट बोल रहे हैं ना, कि स्टेट के लिए जो है ये एक तरह से आदर्श है, आइडियल है कि भैया स्टेट को ये काम करना है। तो स्टेट में किसको करना है भाई? क्या सरकार को करना है, क्या अधिकारी को करना है, किसे करना है? आखिर इस स्टेट में कौन इंक्लूडेड है, कौन इसमें समाहित है? तो ध्यान दीजिए, इसमें राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 में दिया गया था। अब हम जिन्होंने पिछले लेक्चर हमारे देखे हैं फंडामेंटल राइट के, उनको याद होगा कि आर्टिकल 12 के अंदर भी डेफिनेशन दी गई थी किसकी, स्टेट की। तो वही डेफिनेशन 36 में भी लागू होती है। मतलब जो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दिया गया है, वही स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 36 में दी गई। अब प्रश्न ये उठता है कि 2 जगह क्यों दिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार लागू करना किसकी जिम्मेदारी थी, स्टेट की, स्टेट ही करेंगी। क्लियर है? एक मिनट फिर से समझते हैं इसको, ब्लैंक कागज़ पे लेकर चलते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार थे लागू करने की जिम्मेदारी किसकी थी, स्टेट को इम्प्लीमेंट करना, और ये बाध्यकारी थी। क्या है ये, बाध्यकारी, मतलब समझ रहे हैं ना, ये बाध्यकारी का मतलब ऑब्लिगेटरी थी। और दूसरी है डीपीएसपी, इसको भी कौन करना है, किसे करना है, ये भी स्टेट ही करेगी। लेकिन ये जो है बाध्यकारी नहीं है, नॉन ऑब्लिगेटरी है, गैर बाध्यकारी है, दोनों को करना है। इसके फेलियर होने पर हम कहाँ जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे आर्टिकल 32 के अनुसार। डीपीएसपी के फेलियर पे हम नहीं जा सकते। क्लियर है? समझ में आया? तो देखिए, आर्टिकल 36 क्या कह रहा है, और यानी कि आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 दोनों में हमें स्टेट को डिफाइन करना होगा भाई, आखिर ये किसके लिए लागू होना है। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कौन है, डीपीएसपी के अगेंस्ट कौन है, मतलब वो राज्य के कौन से एलिमेंट होंगे, कौन से तत्व होंगे जिनके लिए ये लिखा गया है। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं। तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए वही आर्टिकल 12 के डेफिनेशन को आपको दे देना है, जो हमने बताया था। इस स्टेट के अंदर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, 4 अवयव हैं। पहला है यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संघीय व राज्य विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था, जिसे संसद या विधानसभा कहते हैं। दूसरी यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय व राज्य कार्यपालिका। जिनको नहीं पता ये कार्यपालिका विधायिका क्या है, वो पहला लेक्चर देखें हमारा, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है? यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब संघीय व राज्य की कार्यपालिका, यानी कि हम यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, केंद्र की मंत्रिपरिषद और राज्य की मंत्रिपरिषद, वो भी इस स्टेट में शामिल होंगी। तीसरा लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार, जैसे पंचायत और नगर पालिका, वो भी इसी स्टेट में शामिल होंगे। और अदर अथॉरिटीज़ का मतलब जो जैसे कि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे एसपी अथॉरिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए अथॉरिटी हो गई,
आरटीओ ऑफिस हो गया या कोई भी सरकारी अथॉरिटी जो भी होती है, वो चारों मिलाकर स्टेट की रचना होती है। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 36 भी स्टेट का डेफिनेशन देता है, आर्टिकल 12 भी देता है। होपफुली अब क्लियर होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये चीज़ें समझने के लिए हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आर्टिकल 36 में क्या है। अब आर्टिकल 37 भी देखते हैं। आर्टिकल 37 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, लेकिन जानना जरूरी है। इस भाग में शामिल तत्वों का लागू होना है। देखो आर्टिकल 36 में बोल दिया गया है भाई स्टेट क्या है, और आर्टिकल 37 बोल दिया भाई स्टेट करेंगी क्या। स्टेट क्या करेंगे, इन तत्वों को लागू करेंगे। कौन से तत्वों को, जो आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। समझ में आ गया? आर्टिकल 36 क्या बोल रहा है कि स्टेट क्या है, आर्टिकल 37 क्या कर रहा है, स्टेट ये काम करेंगे। अब प्रश्न उठता कौन सा काम करेंगे, वो काम करेंगे जो आर्टिकल 38 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। अब जो 38 है, 39 है और 40 से लेकर 41 तक जितने भी हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में घूम फिरा कर आते रहते हैं और इनको याद रखना बड़ा टेढ़ी कीड़ा है। इट इज़ वेरी हार्ड टू मेमोराइज ऑल दीज आर्टिकल्स। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक्स दिए हैं, कुछ हेल्पफुल ट्रिक्स हैं जिनको याद करना आसान है। अब याद करना आसान हो जाएगा, कुछ कहानी, कुछ काल्पनिक कहानी थ्योरीज बनाएंगे जिससे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 38 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा, गारंटी मेरी है। ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य यानी कि स्टेट लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, यानी कि स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। राज्य क्या करेंगे, लोगों के कल्याण में बढ़ावा करेंगे। अब लोगों के कल्याण, कल्याण का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ एक वर्ड याद रखना है आपको, कल्याण। हर एक आर्टिकल में सिर्फ एक ही वर्ड याद करना है, उसी वर्ड से ट्रिक को एडजस्ट करके हम लोग याद कर लेंगे। तो जैसे आर्टिकल 38 में आपको कल्याण याद रखना है। तो कल्याण होता क्या है, देखिए कल्याण वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी स्थिति से बेहतर स्थिति में पहुंचता है, वही है कल्याण की स्थिति। समझ में आ रहा है? जब हम पंडित जी के पास जाते हैं, उनके पैर चरण छूते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, कल्याण भव। कल्याण भव का मतलब है तरक्की करना। तो राज्य क्या करेगा, लोगों की तरक्की के लिए कार्य करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? यानी जो पहले उनकी जो स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति में लाने के लिए योजनाएं बनाएंगे, कानून बनाएंगे, उनको लागू करेंगे। यही सब है 38। अब याद कैसे करेंगे, ट्रिक है इसका, 3 + 8 यानी 38 को जोड़ दो तो 11 बनता है। 11 भारतीय संस्कृति में एक कल्याणकारी अंक है, तो हो गया ना 38 से बना 11 हो गया कल्याण। तो यानी 38 में क्या है, एक वर्ड आपको याद रखना है, कल्याण। तो हो गया, होपफुली क्लियर हो रहा है। ठीक, अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। 39 क्या कह रहा है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। स्टेट शैल फॉलो अ फ्यू प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो स्टेट को फॉलो करने हैं। ध्यान दीजिए 39 में आपको एक वर्ड याद रखना है, समान, इक्वल। ये जो आगे हम आपको अभी 5-6 जो ये मूल्य बताएंगे उसको ध्यान से इसे सुन लेना है, बस याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो याद करने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे पहला कह रहा है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका यानी कि लाइवलीहुड के पर्याप्त साधन यानी कि जो उसके लिए सूटेबल रिसोर्सेस हैं वो प्राप्त करने का अधिकार होगा। अर्थात कि भारत के अंदर हर एक व्यक्ति को समान रूप से लाइवलीहुड पाने का अधिकार है। क्लियर है? यानी एक वर्ड याद रखना है, मतलब सबको नौकरी, सबको जॉब, सबको बिजनेस की जो भी एक्टिविटी अगर वो करना चाहता है तो वो अवसर दिए जाएंगे स्टेट के माध्यम से। ये आर्टिकल 39 कहता है। दूसरा कह रहा है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके। मतलब जो भी हमारे देश के अंदर कम्युनिटी हैं, और दूसरी तरफ क्या है, फिजिकल रिसोर्सेस है यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस को गेन करने के लिए जो अवसर दिए जाए वो सबको बराबर रूप से दिए हो। ऐसा ना हो कि इससे जो है कि कुछ लोग अमीरें होते चले जा रहे हैं और कुछ लोग गरीब होते चले रहे हैं, उनका जो विभाजन हो वो समान रूप से हो। ये सब आदर्श बातें हैं, प्रैक्टिकली मुश्किल है करना। अगला इसमें है, ध्यान दीजिए अगला, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। मतलब वही है कि इस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट करना है जिससे ऐसा ना हो कि केवल कुछ ही लोग अमीर होते चले जाएं और कुछ लोग गरीब होते चले जाएं। घूम फिरा के वही बात हो रही है। लेकिन जो चौथा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिला को कम सैलरी पे रखा जाए और पुरुष को ज़्यादा सैलरी पे रखा जाए। किसी स्टेज पर किसी कार्य के लिए जितना पैसा पुरुष को दिया जाएगा उतना ही पैसा महिला को भी मिलेगा, ऐसा स्टेट फॉर्मूला बनाएंगे। क्लियर है? तो पुरुष और स्त्री कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था यानी एडोलसेंस का
दुरुपयोग ना हो वगैरह अच्छी अच्छी बातें लिखी गई। कुल मिला के आपको याद रखना है आर्टिकल 39 में एक वर्ड समान, हर एक चीज़ में समानता की बात कर रहा है, सबको बराबर रूप से तरक्की करने का अवसर मिले, आर्थिक रूप से उनकी जो अभिवृद्धि हो, इकोनॉमिक जो उनका जो प्रमोशन हो वो इस तरीके से हो कि सबको लाभ मिले, ऐसा ना हो कि कुछ चुनिंदा लोगों को ही लाभ मिले। क्लियर है? एक तरह से समाजवादी अप्रोच है ये। तो याद क्या रखना है, आर्टिकल 39 को 3 और 9 को जोड़ दो, क्या होता है 12, 12 के आगे बर कर दो यानी बराबर, तो बराबर यानी समान, समझ में आ रहा है ना। आर्टिकल 39 में क्या हो गया, बराबर। अब बात करते हैं एक और बीच में आर्टिकल जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, वो ये था समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोवाइड करना है। मतलब राज्य क्या करेंगे, सबको इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड देंगे। फ्री लीगल एड का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, कोई पुअर आदमी है, ठीक है, उसके साथ अन्याय हुआ, इनजस्टिस होता है, तो कहाँ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है कोर्ट जाएगा, न्यायालय जाएगा, भैया जज साहब न्याय कीजिए। अब कोर्ट की जो कार्यवाही है उसकी अपने खर्चे हैं, होते हैं कि नहीं, तो क्या ये गरीब आदमी इस खर्च को मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है, फ्री लीगल एड, तो स्टेट ही व्यवस्था करेंगे इसके लिए, फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, केवल ये गरीबों के लिए है, ये नहीं कि सबको फ्री लीगल एड मिलेगा। हाँ, मिलने को मिल सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें आप पीड़ित हो, विक्टिम हो, तो आपको गवर्नमेंट लॉयर मिलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसे कहते हैं सरकारी वकील, तो सरकारी वकील सबको मिलता है, उसका पैसा सरकार देती है, वो आपको नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप कोई अपना निजी वकील रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सरकार तो आपके लिए व्यवस्था कर रही है ना, आप और बेहतर चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। जैसे सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था तो की है ना, अच्छी है बुरी है क्वालिटी में मत जाइए, व्यवस्था की है ना। अगर आप बेहतर क्वालिटी के लिए जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं निजी इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। तो उसी तरह से है, तो राज्य क्या करेंगे, सभी को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड देंगे। क्लियर है? और ये आर्टिकल ये बाद में जोड़ा गया, ध्यान दीजिए, 39A है। तो जो हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि जब भी किसी आर्टिकल में ABCD कैप्स में कैपिटल ABCD करके कुछ जोड़ा रहेगा, समझ लीजिएगा इसे अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया है। अमेंडमेंट की प्रक्रिया क्या थी हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं कि संविधान में संशोधन की जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, वो कौन से तरीके हैं, किस तरीके से होता है, वो सारा मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया हुआ है। उसके लिए आपको पढ़ना होगा बहुमत के प्रकार, उस टॉपिक को अगर पढ़िए, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, उसमें मैंने अमेंडमेंट्स के पूरे फॉर्मूले बताए हैं। आगे देखते हैं, इस प्रावधान को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है, तो पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है भाई, वही जो हमने पहले बात किया था, ग्राम पंचायतों को संगठन करना है। स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो हर अपने राज्य में क्या करें, ग्राम पंचायतों का गठन करें। अब ग्राम पंचायत क्या होती है, इसके लिए डिटेल में हम लोग 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, पार्ट 9 पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लें, ग्राम पंचायत क्या होता है। देखिए, हर गाँव में एक ग्राम सभा होती है, जो वोटर्स होते हैं उनको मिलाकर ग्राम सभा बनती है, और वो अपने लिए एक ग्राम पंचायत का प्रधान या सरपंच चुनते हैं। वो सरपंच या प्रधान क्या होता है, लोकल लेवल पर उनकी विकास योजनाओं को, जो सरकार की योजनाएं होती हैं, उनको लागू करने का काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं सरकार ने बोला हम सबको हर एक गरीब को आवास देंगे 2022 तक, जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो अब जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हर घर में जा नहीं सकते, तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, जाहिर सी बात है उस गांव के अंदर जो मुखिया है, सरपंच है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे लागू करवाए। तो ऐसे जितने भी सरकारी योजनाएं हो, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, गाँव के अंदर उसे लागू करने के लिए ग्राम प्रधान या सरपंच की आवश्यकता होती है। यही ग्राम पंचायतों को मजबूत करते हैं। तो ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, उनको संसाधन उपलब्ध कराना, उनको कानूनी सहायता देना, हर तरह की जो भी उसकी इफेक्टिवनेस को प्रमोट करना है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल 40 यही कहता है कि सरकार क्या करेगी, ग्राम पंचायत को संगठित करेंगे। क्लियर है? अब इसका ट्रिक कैसे है, ध्यान दीजिए। हमने आपको 11 शेड्यूल पढ़ाया था, शेड्यूल वाले लेक्चर में पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको 11 शेड्यूल पढ़ाया था, उसमें आपने याद रखा होगा 11-12 PM, P से पंचायत और M से म्यूनसिपालिटी। शेड्यूल 12 में क्या था, म्यूनसिपालिटी यानी कि नगर पालिका थी। तो ट्रिक क्या है, 11 और 9 जोड़ दो। 9 क्यों, 9वां पार्ट जब हम पढ़ेंगे, अभी 9वें पार्ट में संविधान, अभी तो चौथे पार्ट में है। जब 9वां पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें पंचायत को डिटेल में पढ़ना है। तो 11 शेड्यूल में भी पंचायत
9वें पार्ट में भी पंचायत, और इन दोनों को जोड़ के गुणा 2 कर दो यानी 40, आर्टिकल 40 में भी पंचायत। तो इस तरह से तीनों याद हो जाएंगे, आर्टिकल 40 पंचायत, शेड्यूल 11 पंचायत और पार्ट 9 भी पंचायत। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए याद रखिएगा। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट ऑफ वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ निश्चित दशाओं में सरकार क्या करेगी, लोगों को काम उपलब्ध कराएगी, रोजगार देगी, उनकी शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा कौन सा वाला, एकेडमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा है कि सरकारी जो स्कूली शिक्षा होती, नहीं, काम की जो शिक्षा होती है जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो जो काम होगा, काम के साथ साथ उसको ट्रेन भी करेंगे, जैसे स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलता है। और लोक सहायता, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सरकारी सहायता यानी सब्सिडी, जैसे अभी क्या हो रहा है कोरोना काल में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सबके खाते में जो गरीब हैं 500-1000 रुपये डाल रही है ना, क्या है ये एक प्रकार की सरकारी सहायता है। तो वही कह रहा है आर्टिकल 41 कि कुछ दशाओं में सरकार क्या करेगी, काम देगी, उसकी ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगी और ज़रूरत पड़ने पर सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। तो याद कैसे रखेंगे, आर्टिकल 41 देखिए, 4 का 1 याद रखिए, 1 इज इक्वल टू टीचर स्टिक, यानी कि टीचर के हाथ में जो डंडा होता है उसे वो एक क्या है, एक ऐसे लिखा होता है, एक मतलब ये डंडा हो गया। तो डंडा किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है, और टीचर क्या देता है, शिक्षा देता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 41 1 से डंडा, डंडा से टीचर यानी कि शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। क्या होता है, देखिए आर्टिकल 41 कह रहा है कि सरकार काम देगी। अब ऐसा तो नहीं है कि काम की जो दशा है वो अच्छी नहीं है, अब वहाँ पर लोग गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को जाति सूचक शब्दों से प्रयोग कर रहे हैं, या इज्जत नहीं दे रहे हैं, छुआछूत का भाव, ये सब नहीं होना चाहिए। एक ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, मानव के लिए जो उचित दशा होती है वो भी होना चाहिए। तो आर्टिकल 41 कहता है काम दो, आर्टिकल 42 कहता है सही से काम दो। समझ में आया। और सही से काम देने के साथ साथ क्या है, हर एक काम करने वाली जगह पर प्रसूति सहायता का भी उपबंध होना चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। इसीलिए ध्यान दीजिए आर्टिकल 42 को ही लागू करने के कारण क्या हुआ है, आपको नहीं पता तो जान लीजिए, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी, अगर वहाँ पर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, वर्किंग महिला, तो उसे 26 हफ्तों का अर्थात 6 महीने का क्या मिलता है, मैटरनिटी रिलीफ मिलती है। 6 महीने तक पेड लीव मिलती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो महिलाओं को काम पर नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यही है, महिलाओं को प्रमोट करने के लिए ये 26 हफ्ते का उन्हें क्या दिया जाता है, मैटरनिटी रिलीफ। हर किसी कंपनी को ये देना होता है, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो। तो याद रखिएगा कैसे, 4+2, यहाँ पर देखो ट्रिक नीचे लिखा हुआ है, 4+2, सॉरी पीछे चला गया, 4+2 यानी कि 4 2 6 मंथ हो गया। 6 मंथ की ही मैटरनिटी रिलीफ मिल रही है ना, तो 6 महीने का मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, तो यहाँ से मैटरनिटी याद हो जाएगा। अब आर्टिकल 43 की बात करते हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना। ध्यान दीजिए 41, 42 और 43 ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। 41 में काम देंगे, 42 में काम की सही दिशा देंगे, सही वाला काम देंगे, और 43 में उसका पैसा भी देंगे। समझ में आया। अब ऐसा तो नहीं है कि काम तो दे दिए लेकिन ठीक से तनख्वाह नहीं मिल रही है, या जितनी उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो जो वेज मिलना चाहिए, जो उसको मजदूरी मिलना चाहिए, कम से कम इतना तो मिलना चाहिए जिससे उसका जीवन का गुजारा हो सके। तो वही है कि लिविंग वेज फॉर वर्कर्स को इतना वेज मिले जिससे उसकी लिविंग कंडीशन को नेगेटिवली अफेक्ट ना हो। क्लियर है। तो आर्टिकल 43 को इंश्योर करने के लिए मनरेगा की योजना चल रही है, MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट कब आया था, ये एक्ट 2005 में आया था, 2005 में नरेगा के रूप में आया था, 2009 में इसे MG नरेगा कर दिया गया था। MG नरेगा के अंदर क्या किया जाता है, MG नरेगा के अंदर क्या होता है, सभी ग्रामीण वासी, ध्यान दीजिए सुनिए, केवल ध्यान दीजिएगा, रूरल सेक्टर पे लागू होता है, केवल अर्बन सेक्टर पे लागू नहीं होता है। रूरल सेक्टर में क्या होगा, गाँव के अंदर जो वहाँ के महिला हो या पुरुष हो, उनको उनके गाँव के निकट ही रोजगार की व्यवस्था करना है, जैसे 3-4 किलोमीटर के अंदर ही रोजगार देना, 100 दिन का कम से कम रोजगार देने की ये गारंटी है। अब मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड है मनरेगा के तहत, सरकार उनको काम दे या ना दे लेकिन 100 दिन की मजदूरी उसको मिलेगी। तो MG नरेगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है, और इसके माध्यम से
मज़दूरों की जो है ज़मीनी जो उनकी हकीकत है, या यूँ कहें उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। तो ये इस योजना पर सरकार को और खर्च करना चाहिए, क्योंकि अभी कोविड-19 का संकट है, तो बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर वो भाग कर आए हैं अपने गांव, तो एमजी नरेगा को और ज़्यादा इनलार्ज करना होगा, जिससे लोकल स्तर पर ही उनको रोज़गार दिया जा सके। इसकी क्वालिटी को और अपग्रेड किया जा सकता है। बहुत सारे आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के या क्वालिटी को लेकर, तो वो कमियाँ हैं, उस कमियों को दूर करने की सरकार की कोशिश करनी चाहिए। हो गया, वो अलग से टॉपिक हो जाएगा। तो एमजी नरेगा क्यों हम बात कर रहे थे, एमजी नरेगा में कितने लेटर है 7, और 4 + 3 = 7। क्लियर है, 43 में मनरेगा याद। देखो याद होना चाहिए। 38 क्या है, 3 + 8 = 11। 11 क्या है, कल्याण कार्य अंक, तो कल्याण 3 + 9 39, 12 आगे लगा दो बर, यानी बराबर बराबर सब कुछ है। आर्टिकल 40 में हमने पढ़ा ही अभी, बाकी और भी देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, लास्ट में समराइज कर लेंगे। आर्टिकल 44 क्या कहता है, देखिए ये थोड़ा सा कठिन है, इसको रट्टा मारिएगा, समझ में आ जाए ठीक है, लेकिन अगर इसको समझाने बैठेंगे तो 1 घंटे लगेगा। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करना। क्लियर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। अब ये सिविल कोड क्या होता है समझ लेते हैं। देखो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लीगल टर्म है। कानून, देखिए लॉ जिसे कहते हैं, देखिए कानून कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है सीआरपीसी, आप लोग फिल्मों में सुनते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड। अब ये क्या होता है, जब भी अपराध होता है तो अपराध के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो प्रूफ्स होते हैं, जो एविडेंस होती है, उसको किसी न किसी कानून के माध्यम से ही प्रोसीड करना होता है। उसको कैसे आगे प्रोसीड किया जाएगा, यानी न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलेगी, वो सीआरपीसी में मेंशन है। और एक होता है आईपीसी। आईपीसी का मतलब क्या होता है, इंडियन पीनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। इसमें क्या होता है, आईपीसी के तहत क्या होता है, जब भी सीआरपीसी के तहत मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलने के बाद जब अपराध साबित हो जाएगा तो उस अपराध के लिए अधिकतम क्या दंड दिया जाना चाहिए, वो आईपीसी के अंदर है। तो आईपीसी के अंदर दंड विधान है, और सीआरपीसी में पूरी न्यायिक प्रक्रिया की बात करता है। और इसी तरह से होता है सिविल कोड, जैसे पीनल कोड है वैसे सिविल कोड। सिविल कोड क्या है, ये नागरिकों के लिए है, समझ में आया। सिविल कोड के अंदर क्या कहा जाता है, जैसे विवाह का कानून है। अब विवाह करना तो अपराध है नहीं, एक सामाजिक आवश्यकता है, एक सोशल नीड है भाई। तो विवाह के लिए भी कानून बनाया गया है, ताकि कोई विवाह का जो है गलत फ़ायदा ना उठा सके। अब जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या है कि हिंदू अगर कोई पुरुष है तो वो तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकता जब तक वो अपनी पत्नी को तलाक ना दे चुका हो, वर्तमान पत्नी को तलाक ना दे चुका हो, ठीक है, या पत्नी की डेथ हो गई, तभी वो दूसरा विवाह कर सकता है। तो ये हिंदू मैरिज में। उत्तराधिकार अधिनियम है, जैसे सक्सेशन लॉ है, सक्सेशन लॉ के अंदर जो प्रॉपर्टी का विभाजन होगा हिंदू फैमिली का, वो कैसे होगा, वो सारा है। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, सिविल कोड के अंदर होता है जैसे विवाह का कानून, उत्तराधिकार का कानून, या अन्य इसी तरह के जो भी सामाजिक कानून होते हैं वो सिविल कोड के अंदर। तो आर्टिकल 44 कहता है कि सिविल कोड जो होंगे वो सबके लिए समान होंगे। मतलब समझ रहे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, सबके लिए समान होंगे। जैसे कि तो यहाँ पर लेकिन आपत्ति है, क्योंकि अभी भी आर्टिकल 44 को पूरे देश में लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया, क्योंकि मुस्लिम के अंदर पर्सनल लॉ है, और पर्सनल लॉ के अंदर उन्हें 4 विवाह यानी पॉलीगैमी अलाउड है। हिंदू को ये अलाउड नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में एक ही विवाह का उल्लेख है। क्रिश्चियनिटी का अलग लॉ है। तो क्योंकि ये मामला माना जाता है, ये उनका इंटरनल मामला है, क्योंकि धार्मिक मामलों के प्रबंध की आज़ादी है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 में क्या था, धार्मिक मामलों की प्रबंध की आज़ादी है, तो अपने धर्म के मामले को संभाल सकते हैं। तो उसी को देखते हुए आर्टिकल 44 लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर आर्टिकल 44 लागू कर रहे हैं तो आर्टिकल 26 क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अब मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में कौन बढ़ा है, जाहिर सी बात है मौलिक अधिकार बढ़ा है, इसलिए 26 को लागू करने के बाद आर्टिकल 4 में क्या हो पा रहा है, नहीं लागू हो पा रहा है। अब जैसे मौजूदा जो सरकार है बीजेपी, इनके घोषणा पत्र में हमेशा रहता है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। देखते हैं लागू करते हैं नहीं। हाँ, पूरे देश में केवल गोवा ही एकमात्र एक राज्य है जहाँ पर ये कानून लागू है। समझ में आ रहा है, बस याद रखना ट्रिक इसका 4 = 4, 4 क्या है, समान है, तो इसलिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 एज। देखिए आर्टिकल 21A हमने पढ़ा था, उसमें मौलिक अधिकार बच्चों को दिया गया है। किस प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है कि उनको शिक्षा का अधिकार है।
उसी को वहाँ पर अधिकार दिया गया। और यहाँ पर राज्य की जिम्मेदारी भी बना दी गई, भैया बालकों को के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आपको करना है। क्लियर है? याद कैसे करोगे? ट्रिक 4-5 साल का बच्चा, याद रखिएगा 4-5 साल का बच्चा, यानी 4-5 यानी 45 होगा, तो वहाँ बच्चा है, बच्चा यानी शिक्षा। आर्टिकल 46 जल्दी से कवर करते हैं, ये रटना ही है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी कि प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। अदर वीकर सेक्शन का मतलब होता है जैसे विमेन, ये भी कमज़ोर वर्ग में माने जाते हैं, या माइनॉरिटीज़ होते हैं, अल्पसंख्यक जो होते हैं वो भी कमज़ोर वर्ग में माने जाते हैं। तो चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे विमेन हो, चाहे माइनॉरिटी हो, इनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना स्टेट की जिम्मेदारी होगी। समझ में आया? इंटरेस्ट मतलब समझ रहे हो, उनकी जो परंपराएं हैं, इनकी जो लिपियां हैं, इनके जो भी संस्कृति है, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। ये आर्टिकल 46 में है। 46 कैसे याद रखेंगे? 4 + 6 याद करो तो हो जाएगा 10। जो 10वां पार्ट है संविधान का, उसमें भी SC ST के लिए प्रोविज़न किए गए, वहाँ पर डिटेल प्रोविज़न किए गए हैं। क्लियर है? SC ST के लिए जो प्रोविज़न किए गए कौन से पार्ट में किए हैं? पार्ट 10 में किए हैं। और संविधान के आर्टिकल 46 में भी 4 + 6 = 10, तो याद हो जाएगा 46 और 10 दोनों, भाग 10 और आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर यानी न्यूट्रिशनल लेवल और जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के का कर्तव्य। यहाँ पर याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है, स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ। क्या याद रखना है? पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना है राज्य। क्यों प्रमोट करना है? जिससे लोगों का जीवन स्तर और न्यूट्रिशनल लेवल, न्यूट्रिशनल लेवल का मतलब होता है कि शरीर में जितने आवश्यक पोषक तत्व हैं वो होने चाहिए। क्लियर है? पोषक तत्व में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये होने चाहिए। तो ये हेल्थ को प्रमोट करना है। तो याद कैसे रखेंगे? 4, जैसे सरकारी अस्पताल होता है या बच्चों के लिए मिड डे मील में आपको पता ही है क्या भोजन की व्यवस्था करना, ताकि उनको पोषण के साथ साथ शिक्षा भी मिल सके। तो आर्टिकल 47 में याद कैसे करोगे? 4 + 7 = 11। 11 एक शुभ अंक है। तो भाई शुभ कब होगा? जब स्वस्थ रहोगे। तो स्वस्थ और शुभ बराबर है, तो याद रखना 3 और 8 भी 11 है। वो एक जगह 11 कल्याणकारी होगा और एक जगह 11 स्वास्थ्यकारी होगा। समझ में आ रहा? हाँ। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। स्टेट क्या करेंगी? राज्य के अंदर एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगी। अब एग्रीकल्चर को जो भी ज़रूरत होगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी लेवल पर हो, फाइनेंशियल लेवल पर हो, किसी भी तरह के लेवल पर हो, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उसको प्रमोट करने के लिए स्टेट क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। याद कैसे करेंगे? 4 + 8 = 12। और देश में 12 महीने किसी न किसी चीज़ की खेती होती रहती है। याद रखना 12 महीने खेती होती है। 12 कैसे होगा? 4 और 8 12, 3 और 9 12, वहाँ पर 12 बर है, वहाँ पर 12 बर है यानी समान है। और 4 8 12 यानी कि 12 महीने खेती। याद रखना। 48A, ये भी देखिए ए आया, कैसे आया? ए आया यानी कि संविधान संशोधन द्वारा आया। तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976। 39A भी और 48A दोनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंदर क्या है? प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब जो जंगली जीवन है और पर्यावरण है उसको संरक्षित करना और उनको बढ़ाना भी है। क्लियर है? तो उसी में खेती में आ जाएगा इसी के अंदर। आर्टिकल 49 देखते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब स्मारक क्या होता है आपको पता है, जैसे लाल किला है, ठीक है, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बनवाए गए मंदिर हो गए, ठीक है, और अक्षरधाम मंदिर हो गए। ये सब क्या है? हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। इनको प्रमोट करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, ये राष्ट्र की जिम्मेदारी होगी। कोई भी इस स्मारक खंडहर ना होने पाए, उनको अंतिम सांस तक, अंतिम प्रयास तक बचाना होगा। क्लियर है? अब इसको याद कैसे करेंगे? आर्टिकल 49, तो कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? वैसे 71 मीटर के आसपास है। आपको याद रखना है कितनी है कुतुब मीनार की हाइट, कितनी है? 49 मीटर। कुतुब मीनार 49 मीटर। 49 मीटर से याद रहेगा कुतुब मीनार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक मॉन्यूमेंट है, स्मारक है। तो कुतुब मीनार स्मारक है, यानी 49 में क्या होगा? स्मारक है। ऐसे भिड़ा के याद किया जाता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, पावर सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? मैंने आपको बताया था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जो भी संसद कानून बनाएगी उसे लागू करना। अब जैसे एक तरफ हम एग्जीक्यूटिव में हम सरकार को ले लेते हैं, गवर्नमेंट,
और गवर्नमेंट कुछ कर रही है, दूसरी तरफ क्या होती है, जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ले लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बार बार अड़ंगा डाले सरकार के काम में कि भैया तुम ये करो, तुम उसको ऐसे करो, तो ये सही नहीं होगा। या गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के काम में हस्तक्षेप करे, नहीं भाई तुम न्याय, ये वाला न्याय पहले करो, वो वाला केस की सुनवाई बाद में करो, नहीं। दोनों संस्थाएं लोकतंत्र के लिए बहुत ही मजबूत, बहुत ही ज़रूरी है। और दोनों लोकतंत्र की जो ये संस्थाएं हैं ये तभी बेहतर कार्य कर सकती है जब इंडिपेंडेंट तरीके से संविधान के मुताबिक ये काम कर पाएँ। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें, दोनों का काम विभाजित कर दो, पावर सेपरेट कर दो, उनकी शक्तियां विभाजित कर दो। समझ में आ रहा है? ये दोनों के काम को 50-50 कर दो, भैया तुम अपने काम से मतलब रखो, हम अपने काम से मतलब रखें। तो आर्टिकल 50-50-50 समझ में आया? हाँ। और लास्ट है क्या, आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्लियर है? अब राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो ऑर्डर है वो खराब ना हो, वो व्यवस्था समाप्त खराब ना हो, उसको प्रमोट करना। तो याद कैसे रखेंगे, आर्टिकल 51 है, 1 यानी कि स्टिक। अब वो स्टिक अगर टीचर के हाथ में था तो वो शिक्षा दे रहा था आर्टिकल 41 में। अब यहाँ पर क्या होगा, पुलिस के हाथ में दे दो तो क्या करेगा, पुलिस शांति और सुरक्षा देगा। तो इस तरह से याद हो जाना चाहिए। 38 हमारे साथ रिकॉल करिए, 38 3 + 8 = 11, 11 यानी कल्याण। 39 3 + 9 = 12, बराबर यानी समान। 40 क्या होगा, 11 शेड्यूल, 9 पार्ट, गुणे 2 = 40 यानी पंचायत। 41 1 का डंडा टीचर। 42 4 + 2 = 6, 6 माह का मैटरनिटी रिलीफ यानी मातृ सहयोग वाला जो मामला था। 43 4 + 3 = 7, 7 लेटर MG नरेगा यानी इसमें काम देने की बात की जा रही है। 44 दोनों समान है यानी समान नागरिक संहिता। 45 4-5 साल का बच्चा। 46 4 + 6 = 10, 10वां पार्ट यानी कि SC ST की बात हो रही है। 47 7 4 11 अगेन स्वास्थ्य हो जाएगा। 11 स्वास्थ्य भी है और शुभ भी है, कल्याणकारी भी है। और 48 यानी 8 4 12 देश के अंदर 12 महीने खेती होती है। 49 यानी 49 मीटर का कुतुब मीनार यानी स्मारक। और 50 यानी शक्ति पृथक्करण। और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। क्लियर है? तो आज हमने DPSP पढ़ा, होपफुली समझ में आया होगा। कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर क्लियर कीजिएगा। ये जो भी लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं आपको PDFs दे दूंगा। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।